गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जानेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी कुछ हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर अग्रसर है और स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था को ये माना जाता है कि जितना लोकतंत्र यहाँ देखने को मिलता है जिस स्टेज में, उतना लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र कहीं और दिखाई नहीं देता है। अब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को डायरेक्टली जानेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे, उनके लक्षण को जानेंगे और क्यों स्विट्ज़रलैंड लोकतंत्र के मामले में प्रथम देश कहा जाता है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र के विद्यार्थी के लिए स्विस शासन व्यवस्था में इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र साधनों से अधिक शिक्षाप्रद और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह असंख्य जनों के हृदय की झांकी प्रस्तुत करती है और उनकी भावनाएं तथा विचार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से परिवर्तित होकर नहीं। उन्होंने कहा लोकतंत्र के विद्यार्थी अगर लोकतंत्र को जानना चाहते हैं तो स्विट्ज़रलैंड को देखें, स्विट्ज़रलैंड के लोकतंत्र को देखें। यहाँ लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र। लोग इसमें हर समय इन कानूनों में, नियम कानूनों में, देश की व्यवस्थाओं में, परिस्थितियों में हमेशा हस्तक्षेप करते हैं और उस हिसाब से चेंजेस हम स्विट्ज़रलैंड के लोकतंत्र में देखते हैं। एक संक्षिप्त रूप से हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर क्यों कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड होम ऑफ डेमोक्रेसी की बात कही जाती है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार हम ये जानते हैं जनता द्वारा और जनता के लिए शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। इसका यह अर्थ है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों तथा भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन ही प्रचलित था, परंतु कालांतर में राज्यों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से, बड़े आकार की वजह से, राज्यों की स्थापना होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यावहारिक पाया गया और विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को अपना लिया गया। लेकिन वर्तमान समय में भी स्विट्ज़रलैंड एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्री शासन व्यवस्था के रूप में कार्यरत है। ये सब चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड के अन्य कैंटनों और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उपादेयता को स्वीकार करते हुए इन कैंटनों और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है। कुछ कैंटनों में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। इनमें से भी कुछ कैंटनों में केवल कैंटनों के चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य है और कुछ में केवल संघीय चुनाव में। कुछ कैंटनों में मतदान न करने वाले व्यक्तियों को सामान्य जुर्माना भी देना होता है, लेकिन जबकि कुछ अन्य कैंटनों में जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। जिन कैंटनों में संघीय विषयों पर अनिवार्य मतदान और मतदान न करने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है वे हैं शोफासन, सेंटगाल, आरागाउ और थरगाउ। वर्तमान समय में वैसे अनिवार्य मतदान की व्यवस्था भी केवल स्विट्ज़रलैंड में ही है और यह स्विस व्यवस्था की लोकतंत्रात्मकता का ही एक प्रतीक है। स्विट्ज़रलैंड की इन व्यवस्था के कारण ही स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर माना जाता है। ये सब हम जानने के बाद हम देखते हैं कि ब्राइस ने कहा कि विश्व के आधुनिक लोकतंत्रों में, जो कि वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड का बहुत अधिक महत्व है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र उनके उपकरणों के रूप में हम देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड एंड इट्स टूल के रूप में हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम कहते हैं कि आज 20वीं सदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सामान्यतः अतीत को शासन व्यवस्था माना जाता है, किंतु स्विट्ज़रलैंड में एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल तथा आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने जाना कि स्विट्ज़रलैंड लोकतंत्र का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी शासन व्यवस्था है, कहाँ पर ये व्यवस्था पाई जाती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्री कैंटनों में शासन व्यवस्था किस तरीके से चलती है। इसे हम कहते हैं लैंड्सजीमाइन या प्रारंभिक सभाएँ। इन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं होता है और विधानमंडल का कार्य लैंड्सजीमाइन या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इन कैंटनों में नागरिकों की वर्ष में एक बार या आवश्यकता अनुसार इससे अधिक बार प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जिनमें से 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है और इन प्रारंभिक सभा को स्विट्ज़रलैंड में लैंड्सजीमाइन कहा जाता है।
इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन कहा जाता है। यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा के समस्त गत वर्ष के प्रशासनिक कार्य की रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। सभा बजट पारित करती है और यह सभा कैंटन के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो कैंटनों में विधानमंडल करते हैं। एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में अपनाई गई इस व्यवस्था को लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। इसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसी तरह से लॉयड तथा हॉब्सन के अनुसार प्रभुसत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है तथा सभी मतदाताओं द्वारा बनी हुई यह सभा उस लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण भी है जिसे रूसो तथा अन्य दार्शनिकों ने वास्तविक लोकतंत्र कहा है। इसके तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण के रूप में लोक निर्णय और आरंभक की भूमिका। टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनको हम देखते हैं क्या है ये चीज़ें। हम ये देखते हैं कि अन्य स्विस कैंटनों और संघीय क्षेत्र में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसकी अव्यावहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हर चीज़ में जनता का हस्तक्षेप रहता है, उसकी सलाह मशवरा ली जाती है, जो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में और जहाँ पर साधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था में देरी अनुभव की जाती है, इसलिए थोड़ा सा अव्यवहारिक भी माना जाता है। लेकिन स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रशंसक और भक्त हैं। उनके द्वारा उनकी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण लोक निर्णय और आरंभक को अपनाकर शब्दों में ही नहीं लेकिन भावना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया गया है। इन पद्धति के कारण वास्तविक और अंतिम रूप में विधि निर्माण शक्ति की अधिकारिणी समस्त स्विस जनता हो गई है। सिगफ्रीड ने भी कहा, यह लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियाँ सौंपते समय स्विस जनता उन्हें त्याग नहीं देती है। यह लोक निर्णय के द्वारा अंतिम शब्द और आरंभक की प्रक्रिया द्वारा शायद प्रथम शब्द कहे जाने का अधिकार सदैव अपने पास ही रखती है। लोक निर्णय और आरंभक को यद्यपि विश्व के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया गया है, जैसे संवैधानिक प्रश्नों पर लोक निर्णय स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी संघ के मैसाचुसेट्स राज्य से ग्रहण किया, जहां वह 1778 से भी पूर्व प्रचलित था, लेकिन स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय आरंभक की पद्धतियों को इस सीमा तक अपनाया और विकसित किया गया है। ये वस्तुतः स्विस पद्धतियाँ ही हो गई हैं। अब हम इनके मीनिंग्स को देख लेते हैं कि लोक निर्णय और आरंभक को यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण के रूप में माना गया है तो क्यों माना गया है, इसमें क्या विशेषताएं हैं। जैसे लोक निर्णय या जनमत संग्रह इसे कहा जाता है। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसीलिए इसे लोक निर्णय या जनता का निर्णय कहा जाता है। इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का यह तात्पर्य है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे, अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णय के 2 रूप होते हैं, अनिवार्य तथा ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति की ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे, तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग न की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के लिए ही स्वीकृत समझा जाएगा। अब हम आरंभक को देखते हैं। आरंभक माने क्या होता है। आरंभक का मतलब है लोक निर्णय जनता को कानूनों के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और उसे इस संबंध में सकारात्मक शक्ति आरंभक के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से यह मांग सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे, अन्यथा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभिक भी 2 प्रकार के होते हैं। सविन्यासित आरंभक फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव की बात होती है और अविन्यासित आरंभक।
सविन्यासित आरंभक के कहा जाता है कि जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है, मतलब जनता विधेयक को तैयार करती है। विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। अविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इस सिद्धांतों से सहमत होता है तो इसके आधार पर विधेयक निर्मित होता है, और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत होता है तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिए जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप में पुनः लोक निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार हम जान चुके हैं कि इनका मतलब क्या है और ये किस तरीके से कार्यरत होते हैं। अब हम देखेंगे स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक का प्रयोग कैसे किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया के रूप में हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न एंड प्रोसेस के रूप में हम इन दोनों को लेकर देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। लोक निर्णय 1848 में निर्मित स्विस संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों में लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया था। 1998 में निर्मित तथा अप्रैल 1999 से लागू किए गए स्विस संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन उपकरणों की व्यवस्था की गई थी। नवीन संविधान के अनुच्छेद 138 से 142 में लोक निर्णय और आरंभक को अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख भी किया गया है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय को अलग अलग विषयों पर अनिवार्य और ऐच्छिक दो अलग अलग रूपों में अपनाया गया है। लोक निर्णय की व्यवस्था संवैधानिक संशोधन और सामान्य व्यवस्थापन दोनों से ही संबंधित होती है। इसके अतिरिक्त पूर्व संवैधानिक संशोधन व अनिवार्य लोक निर्णय। संवैधानिक संशोधन के प्रसंग में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक संशोधन के दो चरण होते हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। इन दोनों चरणों में प्रसंग में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 195 में कहा गया है कि पूर्ण या आंशिक संविधान संशोधन के प्रस्ताव तभी लागू होगा जब उन्हें मतदान में भाग लेने वाले स्विस नागरिकों के बहुमत तथा कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाएगा। पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, इसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो, या यदि संशोधन प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, उसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम संविधान के पूर्ण संशोधन अनिवार्य संशोधन को हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव लोक निर्णय का क्या उसमें महत्व है। यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव सविन्यासित आरंभक के रूप में संघीय संसद के पास भेजा जाता है और संघीय संसद इसे लोक निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी, संघीय संसद अपनी ओर इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव काउंटर ड्राफ्ट तैयार कर सकती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रस्ताव मूल आरंभक और वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं का बहुमत कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाता है। लेकिन यदि यह एक प्रस्ताव को जनता की बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है और दूसरों को कैंटनों का बहुमत प्राप्त होता है, दोनों प्रस्ताव को अस्वीकृत समझा जाता है। जनता 1 लाख मतदाता सामान्य सुझाव के रूप में अविन्यासित आरंभक में भी संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकती है। यदि संघीय संसद समस्त प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर लेती है, जनता कैंटनों के सम्मुख लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है और यह आरंभिक प्रस्ताव से असहमत है तो वह उसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई हो या ना हो। यदि जनता आरंभक प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो संसद आरंभक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों को आधार बनाकर तत्संबंधी विधेयक प्रारूप तैयार करेगी। अतः हम देखते हैं एक तरीके से कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है लोक निर्णय की, आरंभक की, जनता की यहाँ पर। अब हम देखते हैं संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि हेतु लोक निर्णय का कैसा यूज़ किया जाता है। हम इसमें देखेंगे कि संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि का होता है, और चाहे पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक संशोधन का, संशोधन की पुष्टिकरण हेतु एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जब कैंटनों के बहुमत तथा स्विस संघ की जनता के बहुमत द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाए।
कैंटनों के बहुमत का निर्णय करने में पूरे कैंटन का मत 1 और अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार संशोधन पारित समझे जाने के लिए आवश्यक है कि कम से कम 11.5 कैंटनों द्वारा और जनता के बहुमत द्वारा इसे स्वीकार किया जाए। जनता के बहुमत और कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकार किए जाने पर संविधान में संबंधित संशोधन हो जाता है। संवैधानिक संशोधन के अतिरिक्त भी अनिवार्य लोक निर्णय की 2 स्थितियां होती हैं, जैसे कि संवैधानिक संशोधन के अतिरिक्त 2 अन्य स्थितियों में भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। इनमें हम अनुच्छेद 140 में देखते हैं। 140 की बार 100 में इसका उल्लेख किया गया है, जैसे कि प्रथम, सामूहिक सुरक्षा हेतु स्विट्जरलैंड का भी किसी संगठन या उच्च राष्ट्रीय समुदाय में प्रवेश। स्विट्जरलैंड लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। कारण यह था कि जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रस्ताव जनता के सम्मुख लोक निर्णय के लिए रखा गया, जनता ने इसे स्वीकार कर दिया। द्वितीय, और 2002 में स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की। द्वितीय, ऐसे संघीय अधिनियम जिसका कोई भी निश्चित संवैधानिक आधार नहीं है तथा जिन्हें अत्यावश्यक करार दे दिया गया और 1 वर्ष के अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई, उसे संघीय संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद 1 वर्ष के भीतर लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करना होगा। ये ऐसे 2 स्थितियाँ हैं जहाँ पर लोक निर्णय की अनिवार्यता को देखा गया है और अतिरिक्त परिस्थितियाँ हैं जहाँ लोक निर्णय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब हम ऐच्छिक लोक निर्णय की बात करते हैं। ऐच्छिक लोक निर्णय को हम अनुच्छेद 141 के अंतर्गत देखते हैं। 50,000 नागरिक या 8 कैंटन निम्न में से किसी पर भी लोक निर्णय की मांग कर सकते हैं। यह मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने, संधि संपन्न होने के 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए। ये कौन कौन से विषय स्थितियाँ इनको हम देखेंगे। पहला है संघीय अधिनियमों पर। सेकंड, ऐसे संघीय अधिनियम जिन्हें अत्यावश्यक करार देकर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई है। तीसरा, संविधान या संघीय अधिनियमों की सीमा के भीतर जारी किया गया संघीय आदेश। नेक्स्ट, निम्न श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भी ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था। इसमें ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो असीमित समय के लिए हैं, जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिनमें स्विट्जरलैंड के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश की व्यवस्था है। तीसरा, कानून के बहुपक्षीय एकीकरण की व्यवस्था है। संघीय संसद इस श्रेणी में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भी रख सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोक निर्णय में स्वीकृति की प्रक्रिया। अनुच्छेद 142, जनता के मत हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव स्वीकृत समझे जाएंगे यदि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकृत करता है। जिन प्रस्तावों को जनता के मत हेतु और कैंटनों के मत हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, उन्हें स्वीकृत तभी समझा जाएगा जब मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत 23 में से 12 कैंटन प्रस्ताव को स्वीकृति दे देते हैं। कैंटन के मत का निर्णय कैंटन में लोकप्रिय मतदान पॉपुलर वोट के आधार पर होता है और कैंटनों के मत की गणना में 6 अर्ध कैंटन ओवॉल्डेन, निडवॉल्डेन, बसल सिटी, बसललैंड, अपलजेल आउटर रोड्स, अपलजेल इनर रोड्स में से प्रत्येक के मत को आधा और पूर्ण कैंटन के 20 के मत को 1 गिना जाएगा। ये पहले ही बात हो चुकी है। पूर्ण कैंटन का मत 1 और अर्ध कैंटन का मत को आधा गिना जाता है। अब हम कैंटनों में लोक निर्णय की बात करते हैं। लोक निर्णय जनता के निर्णय के अनुसार सभी कैंटनों में संविधान संशोधन विधेयक पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। 10 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 9 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानूनों पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है। अर्थात संबंधित संविधानों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निश्चित संख्या में मतदाताओं द्वारा लोक निर्णय की मांग की जा सकती है। शेष कैंटनों में लोक निर्णय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कुछ कैंटनों में वित्त संबंधी विषयों पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था है। कुछ कैंटनों में यह व्यवस्था है कि 1 लाख फ्रैंक या उससे अधिक रकम के खर्च के लिए तथा 2 लाख या उससे अधिक राशि के वार्षिक खर्च के लिए लोक निर्णय कराया जाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग व्यवस्थाओं पर लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है और जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ जनता के निर्णय से ही काम हो जाता है, और जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर अर्ध कैंटनों के या जो मतदान कर रहे हैं उनके बहुमत के आधार पर निर्णयों की व्यवस्था की गई है। अब हम आरंभक को देखते हैं। स्विट्जरलैंड में
स्विट्जरलैंड में आरंभ की व्यवस्था संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के विषय में की गई है, साधारण विधायी प्रस्ताव में नहीं। इसलिए इसे संवैधानिक आरंभ कॉन्स्टिट्यूशनसिटिव का भी कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संविधान के पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधनों दोनों के ही विषय में आरंभ का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के आरंभ का प्रयोग 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि उक्त संख्या में स्विस नागरिक पूर्ण संशोधन या आंशिक संशोधन के लिए याचिका दे तो उसे प्रार्थना पत्र पर लोक निर्णय लेना आवश्यक होता है। 1 लाख मतदाताओं के हस्ताक्षर 6 महीने की अवधि के भीतर किए होने चाहिए। इसके अतिरिक्त नवीन संविधान के अनुच्छेद 139(3) में जनता की आरंभक की शक्ति पर एक प्रतिबंध अवश्य लगाया गया है। यदि कोई आरंभक देश की एकता या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता और संघीय संसद इस आरंभक को संपूर्ण अंशों में या कुछ अंशों में अवैध घोषित कर देगी। पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरंभक को यदि स्विस मतदाताओं का बहुमत स्वीकार कर ले तो संघीय सभा का विघटन कर दिया जाता है। चुनाव के बाद निर्मित नई संघीय सभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। आंशिक संशोधन के लिए आरंभक का प्रयोग पूरे विधेयक के रूप में अर्थात सविन्यासित रूप में फॉर्मुलेटेड रूप में करते हैं। मोटे सुझावों के रूप में अर्थात अविन्यासित अनफॉर्मुलेटेड रूप में किया जा सकता है। जब आंशिक संशोधन के लिए अविन्यासित रूप में आरंभक का प्रयोग किया जाता है और यदि व्यवस्थापिका उससे सहमत होती है तो यह सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस पर जनता व कैंटनों का मत लेती है। यदि व्यवस्थापिका उन सुझावों से सहमत नहीं होती तो उन सुझावों पर लोक निर्णय किया जाता है। यदि लोक निर्णय में जनता का बहुमत सुझावों पर समर्थन करता है तो लोक निर्णय इस बात के लिए बाध्य होती है, व्यवस्थापिका इस बात के लिए बाध्य होती है कि वह उन सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस पर लोगों का व कैंटनों का मत ले। आंशिक संशोधन की याचिका यदि संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत की जाती है और यदि संघीय संसद इससे सहमत होती है तो उस पर तुरंत ही जनता तथा कैंटनों का मतदान कराया जाता है। यदि जनता और कैंटनों का बहुमत इनके पक्ष में हो तो संविधान में संशोधन होगा, वरना नहीं। यदि संघीय संसद जनता द्वारा निर्मित विधेयक के विरुद्ध हो तो या तो मतदाताओं को उसकी अस्वीकृति के लिए सलाह दे सकती है या वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर जनता उसे स्वीकार करने के लिए आग्रह कर सकती है। कैंटनों में आरंभक को हम देखते हैं। जिनेवा में केवल संविधान संशोधन विधेयक पर ही आरंभ की व्यवस्था है। से सभी कैंटनों में संवैधानिक संशोधन तथा सामान्य कानून दोनों के ही संबंध में आरंभ की व्यवस्था है। आरंभक के प्रयोग की पद्धति संबंधित कैंटन के संविधान द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इस प्रकार हम स्विस संविधान में सर्वाधिक रूप से लोक निर्णय और आरंभक की व्यवस्था को देखते हैं। आरंभक और लोक निर्णय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है स्विस संविधान में, चाहे वो संविधान संशोधन हो, चाहे आम कानूनों पर लोक निर्णय हो, सविन्यासित अविन्यासित आरंभक की बात हो, पूरी तरीके से जनता का पूरी तरह से हस्तक्षेप देखा गया है। और कहीं ना कहीं इसीलिए स्विट्जरलैंड को, चाहे वो कुछ ही कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया हो, लेकिन एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की छवि और लोकतंत्र की ओर अग्रसरता की ओर स्विट्जरलैंड से अधिक कोई भी देश अपने को दिखाता नहीं या दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसलिए स्विट्जरलैंड की व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहा गया है।